हम शुरू करते हैं। समय हो गया है। तो नमस्कार सर। नमस्कार सुरभि, कैसी हो? सर अच्छी हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, ब्लैक स्वेल थिएटर की वेबिनार श्रृंखला 7 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हैं भारत के मशहूर वरिष्ठ रंगकर्मी अभिनेता श्री आलोक चटर्जी जी। आलोक चटर्जी जी को आज किसी परिचय के वो मोहताज नहीं है। फिर भी मुझे लगता है कि जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो जान लें कि वो आज किन्हें सुनेंगे, उनका व्यक्तित्व क्या है, उनका योगदान क्या है भारतीय रंगमंच में, जिसे हमें याद करना चाहिए, जिसे हमें जानना चाहिए और भविष्य में पढ़ना भी होगा। तो उन व्यक्तित्व को सुनने से पहले हम उनका एक छोटा सा परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री आलोक चटर्जी का जन्म 11 जनवरी 1961 को मध्य प्रदेश में हुआ। आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई और 1984 से 87 तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से अभिनय में विशेषज्ञता के साथ उन्होंने डिप्लोमा की है। प्रमुख रंग निर्देशकों के साथ आपने कार्य किया है, जैसे बीबी कारन, बंसी कौल, प्रसन्ना, बीएम शाह, राम गोपाल बजाज, केएन पनिक्कर, बेनेविच, डोना लोबेडो इत्यादि के नाटकों में महत्वपूर्ण भूमिका भी आपने निभाई है। शंभु मित्र, पीटर ब्रूक, जॉन मार्टिन, बादल सरकार के साथ आपने कई कार्यशालाएं भी की हैं। आप देश विदेश के बड़े कार्यशालाओं में जाते रहे हैं और अभिनय की कार्यशाला को आप संचालित करते रहे हैं। 1990 में आपने दोस्त नामक एक नाट्य संस्था की स्थापना की, जिसके अंतर्गत आप स्वतंत्र रूप से रंगकर्म करते हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चों, बाल रंग को भी आप खूब बढ़ावा देते हैं, जिसके तहत आपने इर्दगाह जैसे महत्वपूर्ण नाटकों को किया है और आपने अब तक लगभग 125 नाटकों का निर्देशन किया है, जिसमें फादर, मौत के साए में, शकुंतलम, माटी की गाड़ी, उरु भंगम, उत्तर रामचरित्रम, मैकबेथ, आषाढ़ का एक दिन जैसी पूरी लिस्ट है। 125 नाटक है तो अपने आप में वह एक बड़ी लिस्ट है जिसका आपने निर्देशन और जिसमें अभिनय आपने किया है। इसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि 13 एपिसोड का डीडी दिल्ली के लिए दूरदर्शन सीरियल का लेखन, एंकरिंग और अभिनय भी आपने किया है। कान फिल्म फेस्टिवल हेतु निर्धन एवं अनाम फिल्म में मुख्य भूमिका भी आपने निभाई है और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अभिनय के विशेषज्ञ के रूप में विजिटिंग एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में आप जाते रहे हैं। साथ ही पुणे फिल्म संस्थान एफटीआई में भी आप विजिटिंग एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में जाते रहे हैं और आज आप मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निर्देशक के रूप में सुशोभित हैं। तो प्रिय सर, आपका पुनः ब्लैक स्वेल थिएटर की वेबिनार श्रृंखला 7 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा विषय है भारतीय एवं पाश्चात्य। जी सर। धन्यवाद। बोलना शुरू करूं? जी सर जी। धन्यवाद सुरभि। और इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं एक रंगकर्मी हूं और रंगकर्म ने ही मुझे जीवन को देखने की दृष्टि दी है और मूल्य दिए हैं, जीवन जीने के कुछ सिद्धांत दिए हैं और उसी के आधार पर मेरा अपना एक व्यक्तित्व है जो हर व्यक्ति का होता है अपना। वैसा ही एक साधारण व्यक्ति हूं मैं। समाज में बहुत से लोग थिएटर कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं भी उन लोगों में से एक हूं। मैं अपनी बात शुरू करूं आपके सवाल की शास्त्रीय अभिनय, भारतीय और अब पाश्चात्य शैली। मूल रूप में हमें समझना पड़ेगा कि अभिनय है क्या। अभिनय
क्या सिर्फ एक्टिंग करना, रोल करना है? एक्टिंग क्या सिर्फ डायलॉग याद करना है? एक्टिंग क्या सिर्फ स्टेज पर आके शोज करना है? एक्टिंग क्या है? एक्टिंग हमारे अपने स्वयं का विस्तार है, हमारे सेल्फ का, हमारे आई का सेल्फ एक्सटेंशन है। अभी नया मैं और मेरा विस्तार। एक व्यक्ति के रूप में मेरा अपना एक साइकोलॉजी है, अपना एक बैकग्राउंड है, अपना एक नाम है। लेकिन जब मैं शेक्सपियर, कालिदास, भवभूति, भास, सोफोक्लीज और अलग अलग रचनाकारों के नाटकों में, आर्थर मिलर में या शेरवाड़ीकर के नाटक में जब सामने होता हूं, तो वो सारे चरित्र एक मानसिकता लिए, एक मन स्थिति लिए, एक भाव स्थिति लिए मेरे तक आते हैं। मैं उन तक जाता हूं और एक परकाया प्रवेश शुरू होता है, जिसमें मैं चरित्र को छूने की कोशिश करता हूं और चरित्र की चमड़ी को अपनी चमड़ी के ऊपर धारण करने की कोशिश करता हूं। एक रीबॉर्न की प्रोसेस है, एक पुनर्जन्म होने की अवधारणा है। और ये हमारे नाट्यशास्त्र में व्याख्यात है कि अभिनेता पुनर्जन्म लेता है, अभिनेता अवतार लेता है, और अभिनेता मंच पर वो नहीं रह जाता जो व्यक्ति के रूप में वो मंच के बाहर है, वो कोई भिन्न ही व्यक्ति होता है। उस तक जाने की लंबी प्रक्रिया हमारे नाट्यशास्त्र में दी गई है, जिसमें आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य चार पक्ष और अलग अलग वृत्तियां, अलग अलग शैलियां उसमें दी हैं। नाटक लिखने की ही 10 रूपक दिया हुआ है, 10 तरह से लिख सकते हैं नाटक को। नाटक, प्रकरण, प्रहसन अलग अलग जो है, सब 10 तरह से लिख सकते हैं। उसमें वन एक्ट भी है, सोलो भी है, स्ट्रीट प्ले भी है, लंबे नाटक भी हैं, कॉमेडीज भी हैं, और मार्शल आर्ट ओरिएंटेड भी हैं, जादू टोने ओरिएंटेड भी हैं, वकार संवकार, और एक सामाजिक रूप से समाज को दर्शाने वाला मृच्छकटिकम भी है, जो प्रकरण कहलाता है। तो वो भी एक अलग विस्तार लिए चलता है। तो अभिनेता के लिए आंगिक रूप से अपने गति संचालन, देह गति, अपने पूरे शरीर के एक एक जोड़ जोड़ को और अपने चेहरे की एक एक मसल्स को, हाथ पांव की मसल्स को सक्रिय रखना, चेतना युक्त रखना, और वक्त आने पर देह भाषा को बदल देना। क्योंकि मैं जैसे चलता हूं, मैं जैसे बोलता हूं, अगर मैं वैसे ही मंच पर करूं तो क्या इंटरेस्टिंग है फिर? वो सिनेमा में चलता है। शत्रुघ्न सिन्हा साहब ही हैं, राजकुमार साहब ही हैं, या कोई और साहब, वो साहब ही हैं। लेकिन रंगमंच में अभिनेता को हमेशा डायरेक्टर बोलता है, जैसा पिछले रोल में किया था वैसा इस बार मत करना, जैसा पिछली बार बोला था वैसी स्पीच स्टाइल नहीं करना, ये जो आपने टाइमिंग दी है ये पिछले रोल की उस टाइमिंग से मिल रही है, उसको चेंज इट, क्योंकि रोल अलग है। नाट्यशास्त्र के हिसाब से अभिनय करने के लिए अभिनेता को वादक होना पड़ेगा, गायक होना पड़ेगा, संगीत का ज्ञान रखना पड़ेगा, कवितामय शैली में, संस्कृत में, पाली में और प्राकृत में संवाद बोलने पड़ेंगे, और अपनी देह गति को ले जाना पड़ेगा। तो एक हार्ड ट्रेनिंग है, और उसके बाद फिर वो सात्विक भाव की अनुभूति, क्योंकि खाली मंच पर ही सब कुछ दिखाना है। दुष्यंत का रथ हो, या कर्ण का धसता हुआ रथ हो, या भीष्म पितामह का शिरों की उस पर सेज पर अंतिम समय हो, आपको सब कुछ खाली मंच पर दिखाना है। आपको कर्म मुनि का आश्रम भी खाली मंच पर दिखाना है। तो जो खाली रंगमंच पर, खाली स्पेस में जो एक्टर अपनी देह गति से रचता है, अपने नेत्र संचालन से, नेत्र संचालन के कितने ढंग दिए गए हमारे यहाँ छोटे नाटकों के लिए। त्रस्य नाट्य, उसके बाद अच्छी खासी ऑडियंस हो तो चतुरस्य, फिर उसके बाद विकृष्ट मध्यम, तो वो बड़ा एक ऑडिटोरियम। तो ऑडिटोरियम के साइज भी हैं इस तरह से कि नाटक
जिस तरह के हों तो उस तरह के ऑडिटोरियम भी हो। इतनी वैज्ञानिक शैली अभिनय में भी है, प्रेक्षागृह निर्माण में भी है और लेखन में भी है, क्योंकि अभिनय शैली अलग से नहीं आती। अगर कालिदास ना लिखते शुद्धांत दुर्लभ एवं बपुआश्रमवासिनो यदि जनस्य, शकुंतला को देखते समय पहला श्लोक दुष्यंत का ये है। तो वो पूरी एक लंबी ट्रेनिंग मांगता है। और हमारे यहाँ का जो अर्बन एक्टर है, आधुनिक एक्टर है, वो थोड़ा ट्रेंड होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपने शरीर पे मेहनत नहीं करता। और हम भूल जाते हैं कि जिम जाने से शरीर पे खर्च करना नहीं होता, मसल्स बनाने से नहीं होता। ये अभिनय है, बहुत सूक्ष्म चीज है। तो आपको यहाँ डांस भी सीखना पड़ेगा, तो मार्शल आर्ट भी सीखना पड़ेगा। अगर आप अभिमन्यु का रोल कर रहे हैं तो आप उत्तरा के साथ नृत्य करेंगे और 7 महारथियों के साथ 7 अलग अलग हथियारों से लड़ेंगे। तो मार्शल आर्ट 7 तरीके से 7 हथियारों से लड़ना आना चाहिए। इसके बाद आप हीरो हैं तो आपको उस तरह की देह गति और भाव प्रवणता और चपलता भी चाहिए। ये दूसरा, हमारे यहाँ चूंकि पुनर्जन्म की अवधारणा है, तो मृत्यु भी एक द्वार है दूसरे लोक में जाने का। और आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर त्यागती है और दूसरा शरीर धारण करती है। भगवत गीता में भी ये दर्शन में कहा गया है, हमारे भारतीय दर्शन में। तो हमारे यहाँ जो 2-4 ट्रेजेडी मिलती हैं, ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट नहीं है, त्रासदी का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि कर्ण भारम हो या उरुभंगम हो, दोनों में मृत्यु के समय कर्ण और दुर्योधन बहुत उदात्त चित्त से अपने किए का पश्चाताप करते हुए, अपने कर्मों को याद करते हुए जाते हैं और बोलते हैं मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, जैसे बहुत प्रसन्न और आनंद और हर्षातिरेक से भर गए हो। वहां इंडिविजुअल ट्रेजेडी नहीं है वेस्ट की तरह। वेस्ट में क्या है, शुरू से ही अगर आप देखें ग्रीक थिएटर में इडिपस रेक्स, इडिपस एट कोलोनोमस, द एंटिगोने, मेदिया, आप नाटक देखते जाइए तो सारे त्रासद हीरो या हीरोइंस के नाटक है। एफिजियन एंड ऑलिस, ट्रॉजन न्यूमेन, सारे अवसाद, युद्ध, अशांति और करुण गाथा से भरी हुई महान कृतियां हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम या भाण ईश्वर दत्त और आचार्य वरुचि के या ईश्वर दत्त के या अश्वघोष के नाटक, तो हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये जो 2-4 ट्रेजेडी के कॉन्सेप्ट हैं, ये भी भास के समय आए और भास ने तो अपने समय में वैसे ही नाट्यशास्त्र की कई रूढ़ियों को तोड़ा ही था अपने लेखन से, इसलिए उन्हें क्रांतिकारी भी मानते हैं। तो बाद में जब उद्योगीकरण आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया यूरोप में, और इंडिविजुअलिज्म पर जोर ज्यादा हुआ, व्यक्ति अकेला हुआ, फ्लैट सिस्टम आ गया, न्यूक्लियस फैमिलीज हो गई और बेरोजगारी बढ़ी और आर्थिक असुरक्षा रिश्तों को तोड़ने लगी, तो बड़े बड़े नाटक उसमें लिखे गए। द कैट ऑन द हॉट एंड रूफ, फिल्म भी बनी, जिसमें पॉल न्यूमैन ने रोल किया है। और डेथ ऑफ ए सेल्समैन, कि कैसे कंज्यूमर ओरिएंटेड सोसाइटी में मल्टीनेशनल्स के दबाव से कैसे एक आदमी टूटता है, उसकी ट्रेजेडी है। तो कॉमन मैन की ट्रेजेडी, लेकिन वो सोफोक्लिस की इडिपस हो या विली लोमन हो डेथ ऑफ ए सेल्समैन का, दोनों त्रासदी के नायक हैं और उससे महान चरित्र के रूप में स्वीकार भी किए गए और हैं भी। लेकिन भारतीय उसमें ये है नहीं। दूसरा, यथार्थवादी अभिनय शैली, रियलिस्टिक एक्टिंग पैटर्न, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही हमने बोरो किया है यूरोप से, जहाँ आया है मॉस्को आर्ट थिएटर से, स्टैनिस्लवस्की से। उसके बाद फिर ली स्ट्रासबर्ग और स्टेला एडलर तक जाता है वो मामला, लेकिन वो है सब स्टैनिस्लवस्की का। तो हमने बाहर से लिया है। प्रोसिनियम थिएटर हमने यूरोप से लिया है। तो यथार्थवादी अभिनय शैली, पाश्चात्य अभिनय शैली। भारतीय में यथार्थवाद है, रचना में, चरित्र में भी यथार्थ है, भाव प्रकट में भी यथार्थवाद है, लेकिन करने की शैली, भंगिमा और तरीका बिल्कुल भिन्न है। ये मूल अंतर है। जी, कोई प्रश्न और?
जी सर, नहीं अभी आप इसको कंटिन्यू कर ही सकते हैं सर, अभी है समय आपके पास कि भारतीय जो शास्त्रीय अभिनय है उसको थोड़ा सा आप जो हमारे छात्र हैं उनके लिए और आप रख सकते डांस हैं, फॉर्म का भी मूल बहुत जो उसके वो स्रोत लेते हैं हैं। ना, डांस फॉर्म का यूज करते हैं हम लोग फोक का यूज करते हैं। हम्म। कालिदास के नाटक को बुंदेली में किया गया है, मृच्छकटिकम को मालवी में किया गया है। तो मालवी गीत और माच की शैली उसमें मृच्छकटिकम में दिखाई देती है। बुंदेली में कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम किया है, तो बुंदेलखंड की कॉस्ट्यूम और बुंदेलखंड के लोकगीतों पर आधारित संगीत उस शैली में हुआ है। क्योंकि संस्कृत नाटक जब होते थे मूल रूप में, तब भी वो संस्कृत, प्राकृत और पाली 3 भाषा में होते थे, ना कि सिर्फ संस्कृत में। संस्कृत में तो सिर्फ उसमें जो मुख्य चरित्र होते थे वो बोलते थे। तो डांस का भी बहुत इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जब आप देह भंगिमा की बात करेंगे, आपको रथ चलाने का अभिनय करना है, आपको हिरण बन के दौड़ने का अभिनय करना है, या आपको एक गति में चलते हुए शकुंतला को गंधर्व विवाह के लिए आमंत्रित करना है, तो ये सारा हाईली स्टाइलाइज्ड होगा ना, हाईली स्टाइलाइज्ड होगा। इसमें कोई रियलिज्म, सो कॉल्ड रियलिज्म का काम ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा वो जो यथार्थवाद है पाश्चात्य वाला, वो पूरा का पूरा हमारा बोरो किया हुआ सिस्टम है, विच इज अ ग्रेट सिस्टम, बट विच इज नॉट अवर्स। हमारा जो है वो नाट्य शास्त्र का है, तो उसमें गीत है, संगीत है, वादन है, और हाईली स्टाइलाइज्ड है। अकेले हैं तो भी, ग्रुप है तो भी, डांस है, सॉन्ग्स हैं, ये पाश्चात्य नाटकों में नहीं मिलेंगे आपको। इसी तरह हमारी फिल्मों में भी सॉन्ग्स हैं, डांस है, हॉलीवुड की फिल्मों में नहीं है। ठीक है। बिल्कुल दादा, हमारी जो विशेषता है वो हमारे नाट्य शास्त्र की है। तो जो मुझे लगता है कि जो प्रश्न आएंगे उनसे ही चीजें और खुलती हुई जाएंगी, तो मैं प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगी कि जयदेव हमारे साथ हैं। जयदेव, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग अभिनय के जितने विस्तार को देखते हैं नाट्य शास्त्र के अनुसार। एक मिनट सर, मैं अपना प्रश्न देख लूं, थोड़ा सा समय। जोर से बोलिए। नाट्य शास्त्र के विस्तार को देखते हैं। जी 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 जी। हम्म। पाश्चात्य अभिनय पद्धति और भारतीय अभिनय परंपरा के, अभी आप बता ही रहे थे कि बाहर किस तरह के अभिनय हो रहे थे और भारत में भी, तो उसके भेद, मेल और अंतर संबंधों को विस्तार से थोड़ा समझाइएगा तो और अच्छा होगा। दोनों में भेद क्या है, दोनों में मेल क्या है, दोनों में अंतर संबंध क्या है, जो हमारे सामने आज आ रहा है। करने की शैली ही है सारा कुछ। बताया मैंने, पाश्चात्य शैली, यथार्थवादी शैली, रियलिस्टिक, रियलिज्म। हमारे यहाँ सब शैलीबद्ध है, गीत संगीत बद्ध है। लिखने की शैली में ही अंतर है, लिखने की शैली में ही अंतर है। वहां कोई नहीं बोलता कि तुम अकेले क्यों बैठे हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मेरा भरोसा करो। इस तरह के कोई डायलॉग हमारे नाटकों में नहीं लेके जाते। हमारे संस्कृत को छोड़िए, हमारे लोक नाटकों में भी नहीं मिलते। यात्रा में भी नहीं मिलेंगे आपको। माच नाचा, भवई, नट संकीर्तन, बिहू, आंकिया नाट कहीं नहीं मिलेगा आपको। बहुत ही स्टाइलाइज्ड है। क्यों? हमारे यहाँ मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नए जीवन का आरंभ है। इसलिए मृत्यु के बाद भी एक उत्सव है, एक नए जन्म का। ये अवधारणा, ये दर्शन, ये भारतीय सोच पश्चिम की अवधारणा से अलग है, जहां एक ही जीवन है, एक ही मृत्यु है, और उसी के साथ सब समाप्त हो जाता है। इसलिए एक ही जीवन में जितना भोगना है भोग लो। तो वो भोगवादी दर्शन है, ये योगवादी दर्शन है। ये दोनों दर्शनों से जो साहित्य पर, कविता पर, चित्रकला पर असर आया है, वही असर नाटकों में भी आया है, वही नाटकों के करने की शैली में भी आया है। वहां थोड़ी नाटक शुरू होने के पहले मंच पूजा होती है। हमारे यहाँ तो होती है, लोक नाटक हो या संस्कृत नाटक हो।
या शहरी आदमी आधे अधूरे कर रहा हो फिर भी वो मंच पीछे पूजा करता है स्क्रिप्ट की, करता ही है। तो अब ये कहाँ से आया है? ये हमारी संस्कृति से आया है। ये नाट्य शास्त्र के नांदी पाठ, मंगलाचरण, मंच पूजा और आखिरी में भरतवाक्य उस परंपरा से आता है। तो करने की शैली में ही सारे भेद छुपे हुए हैं ना, वो करके देखना पड़ता है। दरअसल इट इज वेरी लेस theoretical, it's more practical. The more and more you practice over years and years, then you came to know the difference between that. Otherwise it is just a verbal chat. धन्यवाद सर। और भाई जी दादा, अगला सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। जो अभिनय है वो जब तक हम जमीनी रूप से न करेंगे तब तक हम नहीं समझेंगे कि दोनों के मूलभूत अंतर क्या है। इसी क्रम में मैं चाहूंगी हमारे साथ अश्विनी जुड़ी हुई हैं। अश्विनी, आप अपना प्रश्न रख लीजिए ताकि दादा उस पर चर्चा करें। जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते। हेलो, जी बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है ना? अरे हाँ सर, आपका जो नाटक था, नाटक नट सम्राट की प्रस्तुति प्रक्रिया अभिनेता के दृष्टिकोण से थोड़ा सा समझाइए या बताइए सर। नट सम्राट के लिए वो कोई भिन्न प्रक्रिया नहीं है। वो वैसे ही है जैसे कोई रोल करते समय अभिनेता करता है। स्क्रिप्ट को पढ़ना, रोल को समझना, डायरेक्टर से डिस्कस करना कि वो रोल को कैसे इंटरप्रिटेट करने जा रहा है, क्या सेट होगा, किस तरह की ब्लॉकिंग होगी। उसके बाद को एक्टरों के साथ स्पीच पढ़ना, अपना डायलॉग पढ़ना, उसके बाद अकेले में बैठ के रोल के बारे में सोचना, याद करना, फिर अपने को एक्टरों के साथ बैठकर पढ़ना, याद करना, फिर चरित्र के बारे में कहानी सोचना, ये चरित्र क्या है, कहाँ से आया है, क्यों है ऐसा, क्यों कह रहा है ऐसा, अगर ये ऐसा ना होता, कुछ और होता तो कैसा होता। तरह तरह की चीजें होती हैं। फिर रिहर्सल में उसको डायरेक्टर कंफर्म करता है, तभी वो शो में जुड़ती है। नहीं तो डायरेक्टर हो सकता है बोले कि नहीं ये नहीं चाहिए, इसकी जगह आप ये कीजिए। तो अभिनेता का काम फिर होता है अपने निर्देशक को फॉलो करना, तो वो फॉलो करता है। कम से कम मैं तो ऐसा ही करता हूँ। और उसके बाद जब हम लोग शो करते हैं तो दर्शकों की प्रतिक्रिया से पता चल जाता है कि नाटक कम्युनिकेट हुआ कि नहीं, क्योंकि एक्टिंग बेसिकली, एक्टिंग की डेफिनेशन कम्युनिकेशन है। एक्टिंग इज द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट या सिनेमा ही नहीं है। कम्युनिकेशन वो भी है जो लाइव है, मैन टू मैन है, किसी चौपाल पर, किसी सड़क पर, किसी ऑडिटोरियम में आदमी के सामने घटित होता आदमी का सच, जो मूल रूप में लिखा गया है, रिहर्सल किया गया है, लेकिन उस समय वो एक घटना की तरह, एक सामाजिक घटना की तरह घटित होता है। तो नट सम्राट के साथ भी वैसे ही। जी सर, नट सम्राट अपने आप में मराठी में होने के बाद आपने हिंदी में कैसे उसे ले आया और आज हिंदी भाषी तक नट सम्राट को एक बड़े रूप में आपने अपने अभिनय के द्वारा पहुंचाया है, वह वाकई सर काबिले तारीफ है। इसी क्रम में मैं चाहूंगी विष्णु हमारे साथ जुड़े हैं। विष्णु है, उत्कर्ष है, आप लोग भी अपने प्रश्न रख सकते हैं। विष्णु, आप अपना प्रश्न रख लीजिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मेरा सवाल था कि पाश्चात्य देशों में अभिनय शैली को लेकर कई सिद्धांत दिए गए और हमारे यहाँ नाट्यशास्त्र में जो अभिनय को लेकर विश्लेषण किया गया है, उसके साथ हम देखते हैं कि उसके बाद अभिनय शैली को लेकर के हमारे यहाँ कोई नया सिद्धांत नहीं आया है सर। तो सर इसके पीछे क्या कारण रहा है? हमारे यहाँ नाट्यशास्त्र में ही लिखा है कि जो नाट्यशास्त्र में लिखा है वो अंतिम नहीं है। समय समय पर लोक इसमें परिवर्तन करेगा। लोक मतलब समाज, लोग। जी सर। तो हम
नाट्यशास्त्र की व्याख्यानों को एक दूसरे तरह से देख सकते हैं हमारे लोक नाटकों में। जी सर। अल्टीमेटली जब रियासतें टूट गई और नाटककार वहां से बेरोजगार हो गया रियासत टूटने से, तो गांव तरफ चले गए। तो गांव तरफ फोक थिएटर शुरू हुआ हर कहीं 12वीं शताब्दी के आसपास। 11वीं 12वीं शताब्दी में वो अस्तित्व में आता है, 13वीं 14वीं में पूरी तरह विकसित हो जाता है अपने अपने भौगोलिक स्थान, काल, भाषा और परंपराओं के अनुसार। लेकिन लोक नाटकों में जो कथा गायक है या कथावाद सूत्रधार है, वो कहाँ से आया? तो नाट्यशास्त्र से आया। विदूषक या जोकर कहाँ से आता? मस्खरा कहाँ से आया? वो नाट्यशास्त्र से आया। उसमें जो डांस होता है, सॉन्ग होते हैं, वो कहाँ से आया? वो मूल रूप में नाट्यशास्त्र से आया, जो कि सामवेद ज्ञान पर आधारित था, ध्रुवा संगीत। उसका अपभ्रंश हो गया। तो बोलियों का अंतर हो गया, भाषा से बोली पे आ गया, लेकिन वो एक दूसरे रूप में दूसरी शैली में जिंदा रहा। और अब जो एक तीसरी शैली है हमारे यहाँ शहरों में, जिसमें हम लोग लोक रंगमंच के या किसी शैली विशेष के नाटकों को भी, क्लासिक्स को भी मंच पर करते हैं, और साथ में आधे अधूरे और कोर्ट मार्शल और नट सम्राट और डेथ ऑफ ए सेल्समैन भी करते हैं। तो एक अभिनेता के रूप में जब अलग अलग निर्देशकों, अलग अलग नाट्य प्रस्तुतियों, अलग अलग चरित्रों को जीने का मौका मिलता है और उसके कम से कम 20-25 शो हो जाएं, तब पता चलता है कि रोल को लेकर हमारे अनुभव क्या है। और वो भी फिर बदलता है, 50 शो बाद फिर बदल जाता है। ऐसा लगता है कि वो जो शुरू के 4 शो किए थे, कई बार लगता है कि उसमें ऐसा था, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा था, उसमें वो नहीं था, पता नहीं, ऐसा एक चलता रहता है। इसलिए ना एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर शो, हर रिहर्सल, हर रीडिंग आपको ग्रो करने का मौका देती है, रीएनालाइज करने का मौका देती है। दूसरे कोई माध्यम में है नहीं, एक बार रिकॉर्ड हो गया, एडिटिंग हो गई, प्रोडक्ट बन गया। लेकिन रंगमंच में आप एक ही रोल को जब अलग अलग स्पेस, अलग अलग दर्शक, अलग अलग शहर, अलग अलग मंच पर कर रहे होते हैं, वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसको एक्टिंग करके ही जाना जा सकता है, क्योंकि वो करने की थ्योरी है, थ्योरी की थ्योरी नहीं है। थैंक यू। जी सर। जी बिल्कुल। ठीक, इसी क्रम में हमारे साथ उत्कर्ष हैं। उत्कर्ष, अपना प्रश्न रख लीजिए। उत्कर्ष भास पे काम कर रहे हैं सर, तो इसलिए उनकी बहुत इच्छा है। आपने भास के कई नाटकों को भी किया है, भवभूति के नाटकों को आपने किया है सर, तो उनकी भी बहुत इच्छा है कि वे भी कुछ प्रश्न रखें। उत्कर्ष। जरूर, युवाओं का स्वागत है। जी सर। हाँ उत्कर्ष। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते उत्कर्ष। सर जी सर, अच्छे हैं सर। सर एक जिज्ञासा थी, प्रश्न नहीं था वो। हाँ। सर भास के नाटकों को क्या नौटंकी फॉर्म में किया जा सकता है? अरे नहीं यार, ऐसा मत करना यार, ऐसा बिल्कुल मत करना। भास बहुत बड़े क्रांतिकारी नाटककार हैं और उनके आप इतनी भिन्नता के कथानकों का नाटक शायद ही किसी ने लिखे जितने भास ने लिखे। जी जी सर। उसके बाद वो नाट्यशास्त्र की परंपराओं को, जैसे मृत्यु के दृश्य नहीं दिखाना चाहिए, युद्ध के दृश्य नहीं दिखाना चाहिए, मरने का दृश्य नहीं दिखाना चाहिए, अग्नि के दृश्य नहीं दिखाना चाहिए, सब भास ने नाटकों में दिखाया। भास को लेकर काम करके और आगे चले गए। इस मामले में वो एक क्रांतिकारी नाटककार थे, और चाहे उनका अभिमारक हो या स्वप्नवासव दत्तम हो या आपका कर्णभारम हो, दूतवाक्यम हो, मध्यम व्यायोग हो, आप उनका कोई भी उठा के देखिए, इतना आसान सा लगेगा, लेकिन करते समय वो ऐसा लगेगा इसको प्रेजेंट कैसे करें। तो उसको हम लोक शैली में नौटंकी में करेंगे ना, तो वो नौटंकी की शुद्धता तो खो ही जाएगी,
ये हास्यास्पद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वो। मतलब जी सर। आधे अधूरे को नौटंकी शैली में कर सकते हैं क्या? जिसमें की एंट्री हो घूमते हुए, तड़क दन दन तड़क दन दन तड़क दन दन उफो उफो उफो, फिर घर में कोई नहीं, बिन्नी होगी नहीं घर में, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या आधे अधूरे? वैसी भास के नाटकों को लेकर भी नौटंकी नहीं कर सकते। वो नौटंकी की भी पवित्रता चली जाएगी और ये भी भ्रष्ट हो जाएगा। जी जी सर, बिल्कुल। प्रेम इनबॉक्स प्रेम ने किया है। प्रेम अपना प्रश्न रख लीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा सवाल ये है कि जैसा कि नाट्य शास्त्र में बताया गया है, अभिनय के 4 प्रकार है, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। परंतु इसमें रस का जिक्र नहीं है, रस का जिक्र अलग से है। तो सर ऐसा क्यों होता है कि हम अभिनय करते वक्त रस को इतना महत्व क्यों देते हैं? अरे मूल रूप में तो अभिनय रस ही है। आहार्य, वाचिक, सात्विक तक पहुंचोगे कैसे? आंगिक से शुरू करोगे, आहार्य ले लोगे, वाचिक ले लोगे, तब जाके सात्विकम शिवम, मतलब जो शुद्ध भाव है। तो जब शुद्ध भाव जागेगा तो रस भी जागेगा ना। भाव और रस तो जुड़ी हुई चीजें हैं। तभी तो रस, रस निष्पत्ति और रस निष्पत्ति का साधारणीकरण और सिद्धांत दिए गए हैं। बिना रस के कैसे हो सकता है? और नाट्यशास्त्र कोई एक व्यक्ति ने नहीं लिखा। भरत जी। मुनि कोई एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक पदवी थी, और समय समय पर उसमें कई अध्याय जोड़े गए, पढ़ने पर ही पता चलता है। समय जी समय जी के सर। साथ जोड़ा गया है वो, तो बाद में रस को जोड़ा गया उसमें। ऐसे तो नवा रस भी पहले नहीं था, मूल रूप में 8 ही थे। नवा रस को जोड़ा गया ना, नवरस को जोड़ा गया ना, नवा रस था ही नहीं पहले। जी सर। हाँ, वैसे ही है। जैसे अंग्रेजों के आने के पहले हमारे बाप दादा धोती कुर्ता पजामा बंडी पहनते थे ना, पगड़ी मारते थे ना, गमछा लेते थे ना। जी जी। पर अंग्रेज आए चले गए, अब हम लोग पैदा हुए, हम लोग देख लीजिए ना क्या है, सब अंग्रेजों का ही तो दिया हुआ है। हम लोग का अपनी परंपरा का तो चला गया। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ठीक है। गौरव चौहान, आप प्रश्न कर लीजिए, क्योंकि सर को जल्दी जाना भी है आज 12:30 बजे। तो हम लोग प्रश्नों से अपनी जितनी भी जिज्ञासा है उसको हम शांत कर लें और विस्तार से और भी सुनेंगे सर को। जी जी सर, मेरा गौरव। जो सर नमस्ते, मेरा जो सवाल है वो सर भास के नाटकों के संदर्भ में है और संस्कृत नाटकों के संदर्भ में ही है सर। सर जिस तरह से बघेली भाषा में जो नरेंद्र बहादुर सिंह और उनका जो ग्रुप है इंद्रवती नाट्य संस्था, उन्होंने सर जो लोक उनको जो संस्कृत नाटक थे उनको लोक में कन्वर्ट करके जो प्रयोग किया है, और उसको सर उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोक शैली में प्रस्तुत किया है। तो सर इस तरह के प्रयोग क्यों नहीं हो सकते सर? इस तरह के प्रयोग तो एक प्रकार से जो नाटक है और उसको आगे ले जाने में सहायक होंगे सर। तो इस तरह के प्रयोग आपकी नजर से सर क्यों नहीं हो सकते? प्रयोग तो होने ही चाहिए। नाटक स्वयं अपने आप में प्रयोग है। शो या प्रदर्शन स्वयं अपने आप में एक प्रयोग है, और प्रयोग से ही पता चलता है कि प्रयोग की सफलता असफलता, कारण या उसकी निश्चितता कितनी होगी। तो सब कुछ प्रयोगों पे ही आधारित है। और लोक शैली में भी हो तो उसमें क्या है। लेकिन मैंने कहा कि भास का आप कौन सा नाटक, वो नौटंकी शैली के संदर्भ में कहा था, लेकिन कोई लोक शैली ऐसी हो सकती है जिसमें वो फिट बैठती हो और उसमें इतनी सहज लगती हो कि शास्त्रीय होते हुए भी वो लोक शैली में इतनी घुल मिल जाए कि किसी को पता ही ना लगे। जैसे यक्षगान शैली में भास का वो करते हैं, आपका भवभूति का उत्तर रामचरित्रम की बाकायदा यक्षगान शैली में प्रस्तुति होती है, और वो यक्षगान शैली में होती है, लेकिन उसमें पूरे नाटक को नहीं लिया गया है। नाटक के कुछ प्रमुख अंशों को लेकर वो पूरा डांस और सॉन्ग उसके साथ पूरा इतना सुंदर लगता है तो वो ऐसा लगता है कि मूल रूप में कोई लोक शैली का ही है।
शास्त्रीयता रखते हुए भी। तो ऐसे प्रयास तो बिल्कुल होने चाहिए, प्रयोग होने ही चाहिए, प्रयोगों के बिना तो रंगमंच अधूरा है। जी सर, थैंक यू सर। जी सर, धन्यवाद गौरव। रोहित कुमार जी ने एक अच्छा प्रश्न किया है जो मैं इनबॉक्स में देख पा रही हूँ। उनका कहना है, रोहित आप अपना प्रश्न खुद रखेंगे? जी मैम ओके मैम, मैम आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी जी, बताइए बताइए। सर मेरा सवाल ये था, जैसे आपने शुरू में ही कहा कि अभिनय स्वयं के व्यक्तित्व का विस्तार है और अभिनेता को सामाजिक होना चाहिए। उसको समाज के हर सूक्ष्म कड़ी का व्यवहारिक ज्ञान तो होना ही चाहिए, भाषा, बोली, संस्कृति, आसपास क्या हो रहा है उस सब का ज्ञान होना चाहिए। तो मेरा सवाल यही था कि अभिनेता को सब चीजों के ज्ञान होने के बाद भी वो कई बार उसको बाधा उत्पन्न होती है अपने चरित्र को लेकर, नाटक को समझने को लेकर, माइंड ब्लॉक हो जाता है कई बार। तो समझ ही नहीं आता कि वो चरित्र को कैसे जिए या उस चरित्र को कैसे निभाए, उस चरित्र के पास कैसे पहुंचे। तो ये जो माइंड की ब्लॉकेज है सर, इस चीज को दूर कैसे किया जाए, मेरा सवाल ये है। हाँ, वो उसका एक बड़ा अच्छा वो है। देखो, अभिनय मूल रूप में संवाद करना है ना, दर्शकों से संवाद करते हैं। जी सर। जब कभी इस तरह की कोई दिक्कत होती, ब्लॉकेज होती, सबको होती है, मुझे भी होती थी, होती है, आदमी है, कई चीजें ब्लॉक करती हैं कई बार। तो हम अपने जीवन में संवाद करें, अपने माध्यम के सीनियर्स से, अपने डायरेक्टर से, अपने किसी अच्छे दोस्त से, कभी घर के किसी ऐसे सदस्य से जो आपको बड़ा मानता है कि यार ये अलग काम करता है, ये उससे शेयर कीजिए। आपको वो जी लोग सर। इतने तरीके, इतने रास्ते बताएंगे कि आपके दिमाग में के जितने ब्लॉकेज हैं वो खुल जाएंगे। होता क्या है, जैसे ही हमारे दिमाग में कोई ब्लॉक आता है, हम अपने आप को अकेला कर लेते हैं और अपने आप से संवाद कर लेते हैं। और अपने आप से संवाद का एक तरीका है, एक समय है। ज्यादातर समय हमें जीवन में भी दूसरों से ही संवाद करते रहना पड़ता है। तो जब कभी ब्लॉकेज आए, समझने में दिक्कत हो, अपने सीनियर से, वरिष्ठों से, समकालीनों से, नाट्य गुरुओं से, डायरेक्टर्स से, दोस्तों से बातचीत कीजिए, संवाद कीजिए, मजा आ जाएगा। धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, संवाद जरूरी है। बिना संवाद के जीवन ही संभव नहीं है और हम देख रहे हैं आसपास हमारे बिना संवाद के क्या हो रहा है। इस क्रम में आकाश कामले हैं जिनका एक प्रश्न है सर, आज की परिस्थितियों को लेकर। आकाश, आप अपने प्रश्न रख लीजिए। जी थैंक यू मैम। प्रणाम सर। जी। सर असल में मेरे दो सवाल है। पहले सर ये है कि अभिनय आपकी नज़र में सर क्या है, कि मतलब आप अभिनय को किस नज़र से देखते हैं, कि सर सिर्फ डायलॉग बोलना या सर ये डायलॉग छोड़ेंगे नहीं आपको ये लोग। मतलब जी ये तो सर डायलॉग पे काम करना, ये इट्स अ पार्ट ऑफ एक्टिंग। तो सर असल में अभिनय क्या है? एक समय विशेष के लिए एक दूसरा जीवन जीना, एक दूसरा व्यक्तित्व जीना, वही है अभिनय। बस क्योंकि सर हमने नट सम्राट में भी सर आपका कैरेक्टर देखा है, मैंने वो नाटक खुद देखा है, वो बहुत खूबसूरत है। और सर उसमें जिस तरह से आपने कैरेक्टराइजेशन किया है वो मतलब जो मैंने दूसरे भी नट सम्राट नाटक देखे हैं, फिल्म भी देखी है जो मराठी में नाना पाटेकर सर ने की है, सर वो एकदम मतलब बहुत ही भिन्न है, बहुत ही अलग है सर। वही है ना, उस समय मैं आलोक चटर्जी नहीं होता, गणपतराव बेलवलकर होता हूँ। तो वही मैंने कहा ना, जी दूसरा जीवन जीना, एक दूसरा व्यक्तित्व जीना, अपने व्यक्तित्व का चोला केंचुड़ की तरह उतार देना, वो का मामला है ना। जी सर। और सर मेरा दूसरा सवाल था, सर जैसे अभी जो समय चल रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के समय में, तो सर आने वाले समय में क्या इस वजह से भविष्य में रंगमंच पर या रंगमंच की शैली पर क्या कोई फर्क पड़ सकता है, जो हाँ, अभी सोशल डिस्टेंसिंग? पड़ेगा ही, पड़ेगा ही। ये तो लंबे समय तक चलेगा। तो बाद में जब रंगमंच आएगा तो पारंपरिक रूप में होते हुए भी उसको करने के तरीके में
परिवर्तन हो गई, दर्शकों के बैठने में भी परिवर्तन होगा, एंट्री से ही परिवर्तन होगा, सैनिटाइजेशन से, तो न्यू नॉर्मल होगा ना सब कुछ। अब खचाखच भर के दर्शक आप ऑडिटोरियम नहीं नाटक करेंगे, आप 2-2 मीटर पे दर्शक बिठाएंगे तो लगभग आधा खाली रखेंगे। नाटकों में अभिनय शैली में भी सोचना पड़ेगा निर्देशकों को कि ब्लॉकिंग कैसे करें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। नए तरह के नाटक लिखे जाएंगे और कम पात्रों वाले कहानी ओरिएंटेड नाटक वो अब नए काल में एक मांग और जरूरत की तरह सामने आएंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म भी और उस पर होने वाला काम भी एक ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक रंगमंच की रूप में उभरेगा। जी सर, थैंक यू सर। बिल्कुल सर। सर हमारे साथ आपको मैं बता दूं इस समय अनिल रंजन भौमिक जुड़े हुए हैं, सतीश आनंद सर जुड़े हुए हैं, कोरापुट से सौरभ गुप्ता सर जुड़े हैं, मुंबई से वसुधा सहस्त्रबुद्धे जी जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे रंगकर्मी प्रेमी जुड़े हुए हैं सर। अगर चूंकि अब हमारे प्रश्न, अगर किसी के मन में और प्रश्न है तो वो इनबॉक्स कर सकते हैं, हमारे पास 10 मिनट। तब तक मैं चाहती हूँ सर कि आप इसी विषय को, अगर लगता है कि कुछ चीजें आपको और साझा करनी थी हम लोगों के साथ जो रह गई, तो सर आप रख सकते हैं, अभिनय से ही संबंधित, खासकर भारतीय और पाश्चात्य। जी दरअसल देखिए, मूल रूप में अभिनय आप पाश्चात्य कहेंगे तो मेथड एक्टिंग है, मतलब व्यक्तित्व में उतरना पड़ेगा। सिर्फ रटे रटे ढंग से डायलॉग बोल देने से कुछ नहीं होगा। चरित्र को महसूस करना पड़ेगा, उसके दुख दर्द को अपना महसूस करना पड़ेगा। और अपने व्यक्तित्व से नहीं, अपने हिसाब से नहीं, इन सारे भावों को चरित्र के भावों के हिसाब से प्रकट करना पड़ेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर रेसल में, हर रीडिंग में, हर शो में, हर बार। तो एक बहुत लंबी तपस्या और साधना जैसा मामला है। वो तो बाहर से दिखता है कि आदमी आया, डायलॉग बोला, ताली बजी, नमस्ते करके चला गया, बड़ा ग्लैमरस सा प्रोफेशन लगता है। लेकिन इस ग्लैमरस प्रोफेशन के पीछे एक लंबी तपस्या और साधना है। और यहाँ कोई उद्योग या इंडस्ट्री नहीं है, एक आश्रम है जिसमें बैठकर आप काम कर रहे हैं, जिसमें आप हासिल कर रहे हैं, आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप मोक्ष प्राप्त की ओर जा रहे हैं, आप अपने व्यक्तित्व का विकास इतना बड़ा कर रहे हैं कि माता पिता, विद्यार्थी, पति, प्रेमी, पुत्र, सारी भूमिकाओं का निर्वाह अपने जीवन में करते हुए भी आप अभिनय करते हुए अपने लिए एक अलग रास्ता ढूंढते हैं, जहां आप देश, काल, देह से मुक्त होकर एक दूसरी काया में जीते हैं, एक दूसरे भाव के साथ आते हैं, एक दूसरे रूपाकार में प्रकट होते हैं। इसलिए एक्टर को अवतरण होता है, एक्टर का अवतार होता है, ये भी नाट्यशास्त्र होता है। इस पेज पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सुरभि इनवाइट करने के लिए, और जितने भी मित्र हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरे पेज पर जाना है तो आज्ञा लेना चाहूंगा। जी सर, चूंकि सवाल आए थे लेकिन हम और कभी उसको रखेंगे, 1-2 छात्रों के मैसेज आए